हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। मतलब ऐसी कौन सी इनकम होती है जिस पर एग्जेम्पशन मिलती है, जिस इनकम पर आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती, या अगर टैक्स पे करना भी होता है तो उसकी कुछ लिमिट होती है, कुछ कंसेशन, कुछ एग्जेम्पशन मिलती है, छूट मिलती है सरकार की तरफ से। उन इनकम्स की आज हम बात करेंगे। सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्जेम्पशंस काफ़ी सारी हैं, मतलब ऐसी बहुत सारी इनकम्स हैं जिन पर सरकार ने हमें एग्जेम्पशन दी हुई हैं, टैक्स पर छूट दी हुई हैं। आज के लिए मैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जेम्पशंस लेकर आई हूँ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी और वैसे भी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें वीडियो को। और आपको इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट सेक्शन आप ज़रूर चेक करें एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो एग्जेम्पशन है ये हमारे इनकम टैक्स एक्ट के कौन से सेक्शन में गिवन है। ये हमारे इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 10 के अंडर गिवन है। ऑल राइट, तो सबसे पहला जो हमारा सेक्शन आता है एग्जेम्पशन का वो आता है एग्रीकल्चर इनकम, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में। तो एग्रीकल्चर की जो इनकम होती है, एग्रीकल्चर से जो इनकम मिलती है उस पर सरकार हमें टैक्स में छूट देती है, टैक्स में एग्जेम्पशन देती है। सबसे पहले बात करेंगे क्या है ये सेक्शन। एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 जो एग्रीकल्चर इनकम है वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होती है। एग्जेम्प्ट मतलब उस पर हमें टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही वो हमारी टोटल इनकम में हम इंक्लूड करते हैं। मतलब हम उसे अपनी टोटल इनकम में प्लस भी नहीं करते, उसको कहीं मेंशन भी नहीं करते हैं। तो एग्रीकल्चर इनकम इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो हमारे इनकम टैक्स एक्ट जो है 1961, जो हमारा पूरा एक्ट बना हुआ है जिसमें सारे प्रोविज़न, सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, सेक्शंस लिखे हुए हैं, उसके सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A में एग्रीकल्चर इनकम को बताया गया है कि एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या। एग्रीकल्चर इनकम का मतलब कि एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज़ सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। मतलब एक ऐसी ज़मीन जो इंडिया में ही स्थित है, मतलब इंडिया में ही सिचुएटेड है, और उस ज़मीन पर, उस लैंड पर हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं, और उस एग्रीकल्चर एक्टिविटी की करने की वजह से हमें पैसा मिल रहा है, चाहे हमें कोई रेंट मिल रहा हो, चाहे कोई रेवेन्यू मिल रहा हो, वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरी में गिना जाएगा। दूसरा, एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सो एज टू रेंडर इट फिट फॉर द मार्केट और सेल ऑफ सच प्रोड्यूस। इसका मतलब ये है, जैसे आपने क्या किया, मस्टर्ड, सरसों की खेती करी, तो हम जानते हैं सरसों तो अलग बिकती ही बिकती है, साथ में जो उसके बीज होते हैं वो भी अलग से बेचते हैं, है ना। तो अगर वो बेचने लायक है, जैसे इन्होंने बोला कि ऐसा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो मार्केट में सेल के लिए बिल्कुल फिट है, मतलब जो जिसको हम मार्केट में बेच सकते हैं, वो वहाँ से भी जो अगर इनकम आ रही है वो भी एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरी में गिनी जाएगी। ऑल राइट, नंबर 3, एनी इनकम एट्रीब्यूटेबल टू अ फार्म हाउस सब्जेक्ट टू सेटिस्फेक्शन ऑफ सर्टेन कंडीशंस। और अगर ऐसी कोई इनकम है जो लाइक आपका कोई फार्म हाउस है और उसमें आपने कोई, उस फार्म हाउस में ही आपने कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी करी, कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने की वजह से आपको पैसा मिला, इनकम हुई, जैसे कि मैंने बताया सैपलिंग, सीडलिंग्स, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, ग्रोन इन अ नर्सरी शेल, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरी में हम इंक्लूड करते हैं। तो इसमें जो है एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम में एग्जेम्पशन मिल जाती है। बस इसका ना एक एक्सेप्शन ज़रूर होता है, एग्रीकल्चर इनकम का एक एक्सेप्शन ज़रूर होता है। एक्सेप्शन का मतलब कि एक ऐसी भी स्थिति आती है
जिस पे असेसी को एग्रीकल्चर इनकम पर भी टैक्स देना पड़ जा सकता है। वो स्थिति क्या है, अगर मैं आपको 2 मिनट में बताऊं तो वो ये है कि मान लो एक बंदा है जिसका नाम है ए क्या करता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी करता है और अपना उसका अलग से मान लीजिए बिजनेस भी है कोई और चीज़ का, ठीक है। तो अगर मान लो एग्रीकल्चर इनकम में इसने जितने भी कमाए, मतलब 5,000 से ऊपर होने चाहिए, ठीक है, 5,000 से ऊपर होना चाहिए, और बिजनेस में इसने मान लो कमा लिए 10 लाख, ठीक है। तो बिजनेस में इसने 10 लाख कमा लिया, एग्रीकल्चर में इसने मान लो 5,000 या उससे ऊपर कमा लिया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इसका जो इनकम है वो टैक्स स्लैब से ऊपर चला गया। मतलब कि इसकी इनकम हो गई फॉर एग्जांपल 10 लाख 5,000 या 10 लाख 5 से ऊपर थोड़ा सा चला गया। तो इस सिचुएशन में इस ए को ना इन दोनों इनकम पर टैक्स भरना पड़ेगा। बस ये एक एक्सेप्शन होती है। इसके अलावा अगर वो सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है तो उसको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। इसमें बोला कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऐसी फैमिली जिसका बंटवारा नहीं हुआ है, जिसका डिवाइड नहीं हुआ है, जॉइंट फैमिली आप बोल सकते हो। जॉइंट फैमिली का एक जॉइंट बिजनेस है जिसको एक बंदा हैंडल कर रहा है, ठीक है, बट उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स हैं। लिखा है ना कि एनी सम एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ मेंबर फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कि अगर मैं किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की मेंबर हूँ और वहाँ से उस बिज़नेस से जो मुझ पैसा मिल रहा है और उस पैसे में जो मुझे हिस्सा मिल रहा है तो मैं उस पर टैक्स नहीं भरूँगी। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है, मैं उस पर टैक्स क्यों नहीं भरूँगी, क्योंकि HUF का एक बिज़नेस है जिसको हम जॉइंट बिज़नेस भी बोलते हैं कि जॉइंटली वो बिज़नेस चल रहा है। तो HUF का जो बिज़नेस है, HUF तो ऑलरेडी अपनी टैक्स की पेमेंट कर ही देता है। तो मुझे यानी कि उस मेंबर को, HUF के जो मेंबर को इनकम मिल रही है वो तो आफ्टर टैक्स मिल रही है ना। बचा हुआ पैसा जो टैक्स काटने के बाद बचता है वही तो बटता है ना। तो मुझे तो वही पैसा है, मेंबर को तो वही पैसा मिल रहा है जो टैक्स कटने के बाद मिल रहा है। तो इसीलिए उस इनकम पर, उस अमाउंट पर टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक HUF की मेंबर तो हूँ ही, लेकिन साथ में मैं क्या करती हूँ, जॉब भी करती हूँ। जैसे इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल मिस्टर ए का लिया, बहुत ही अच्छे से इसको स्टडी करेंगे, इजी एग्ज़ाम्पल है बड़ा। इन्होंने बोला कि मिस्टर ए को पार्टनर है, को पार्टनर को मेंबर बोलते हैं, ठीक है। HUF के जो मेंबर्स होते हैं ना, फैमिली मेंबर्स, उनको बोलते हैं को पार्टनर, ओके। तो मिस्टर ए को पार्टनर है, वो एक एम्प्लॉय भी है, मतलब वो HUF का सदस्य तो है ही, साथ में वो कहीं और जॉब भी करता है और वो किसी का एम्प्लॉय है और वहाँ से उसको 20,000 रुपये महीना सैलरी मिलती है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मिस्टर ए ने HUF से उसको मिले, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो बिज़नेस है उससे उसको 1 लाख रुपये में मिला, 20,000 रुपये महीना वो कमा ही रहा है। तो मिस्टर ए क्या करेगा, मिस्टर ए सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरी इनकम के ऊपर ही टैक्स भरेगा। HUF से जो उसे 1 लाख रुपए मिला है उस पर उसका टैक्स नहीं बनेगा। मिस्टर ए सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरी वाली इनकम पे ही टैक्स पे करेगा, जो भी बनेगी उसकी जिस हिसाब से। लेकिन जो HUF की तरफ से उसे पैसा मिल रहा है उस इनकम पर वो कोई भी टैक्स नहीं भरेगा। और इसका रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि HUF ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका होता है। जो मेंबर्स को मिलता है वो आफ्टर टैक्स कटने के बाद ही बचा हुआ ही मिलता है पैसा। तो डबल टैक्स थोड़ी ना सरकार वसूलेगी सेम इनकम पर, दैट इज़ वाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 आता है शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम द फर्म सेक्शन 2 सबसेक्शन ए। इसको स्टडी करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे गिवन है शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम द फर्म सेक्शन 2 सबसेक्शन ए के अकॉर्डिंग। अभी हमने पढ़ा HUF के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं इसमें
इसमें हम पढ़ रहे हैं पार्टनर फ्रॉम अ फर्म। फर्म जानते हैं आप, मान लो ABC है, तीनों ने मिलकर पार्टनरशिप करी और एक फर्म ओपन करी, एक बिजनेस करा, तो उसका पार्टनर A हो गया, B हो गया और C हो गया, तो पार्टनर की बात हो रही है अब। तो अब सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट जो रिसीव्ड होता है पार्टनर के द्वारा फर्म से, है ना, पार्टनर्स को तो प्रॉफिट का हिस्सा मिलता ही है, हम अच्छे से जानते हैं। तो फर्म से जो पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, वो पार्टनर के हैंड्स में एग्जेम्प्ट होगा। मतलब पार्टनर को उस वाली शेयर ऑफ प्रॉफिट पे कोई भी टैक्स नहीं पे करना। और इसका भी वही सेम रीज़न है जैसे HUF का था कि HUF भी एक बिज़नेस है, वो भी अपना टैक्स अलग से पे करता है। ऐसी फर्म भी एक बिज़नेस है, फर्म अपना टैक्स अलग से पे करती है। तो जो बचा हुआ मिलता है ना पार्टनर को, वो टैक्स कटने के बाद ही मिलता है, जैसे मेंबर को मिल रहा था, बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही है। बट हाँ, यहाँ फर्म की बात हो रही है, उससे पहले हमने HUF की बात करी। दोनों ही अलग अलग टाइप के बिजनेसेस हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट, शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय अ पार्टनर ऑफ LLP फ्रॉम द LLP विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम। LLP का मतलब क्या? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ऐसी पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। ये कॉन्सेप्ट अब बहुत चल रहा है, राइट, हम जानते हैं अच्छे से। तो अगर LLP का मैं कोई पार्टनर हूँ और मुझे प्रॉफिट मिल रहा है तो उस पे भी टैक्स में छूट है। मतलब मुझे उस प्रॉफिट पे सरकार को कोई टैक्स नहीं देना, वो प्रॉफिट मेरी पूरी इनकम है मेरी। ऑल राइट। और इन्होंने एक बात और भी बोली कि दिस एग्जेम्पशन इज़ लिमिटेड ओनली टू शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड डज नॉट अप्लाई टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेम्यूनरेशन, ये सब। देखो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बोली कि हम जानते हैं, हमने 12th में अकाउंट्स पढ़ा था, उसमें पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ा था, हमने उसमें पढ़ा था कि हम जब बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हम लिखते थे कि पार्टनर्स को कमीशन भी मिलती है, पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है, पार्टनर्स को सैलरी भी मिलती है, पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन भी मिलता है। तो अब इन्होंने साफ साफ क्लियर शब्दों में बताया कि ये जो टैक्स में छूट है ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट पे दी जाएगी। इसके अलावा अगर पार्टनर को कुछ भी मिल रहा है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा हो, चाहे वो रेम्यूनरेशन मिल रहा हो, चाहे कमीशन मिल रही हो फर्म से, उस पे उसको टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट वाला अमाउंट है उस पे टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन। ओके, नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन नॉन रेजिडेंट। अब बात करेंगे नॉन रेजिडेंट की। सेक्शन 10 सब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग माना, अब इन्होंने बोला कि अगर कोई इंडिविजुअल असेसी है, एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मनी स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट इन अ नॉन रेजिडेंट अकाउंट इन एनी बैंक इन इंडिया शैल बी एग्जेम्प्ट इफ सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अब इन्होंने बोला कि अगर नॉन रेजिडेंट, देखो इंडिविजुअल असेसी के केस में जिसको इनकम मिल रही है इंटरेस्ट वाली, इंटरेस्ट मतलब ब्याज वाली, ब्याज के वे में इनकम मिल रही है, क्योंकि उसने क्या करा, उधार दिया पैसा किसी नॉन रेजिडेंट को, ठीक है। लेकिन इन एनी बैंक इन इंडिया, लेकिन बैंक जो है वो इंडिया में ही होना चाहिए, और मतलब जो वो अमाउंट आ रही है इंटरेस्ट की वो इंडिया में ही आनी चाहिए। तो ऐसी अमाउंट पे भी क्या होगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। उसके बाद आता है लीव ट्रैवल कंसेशन और असिस्टेंस। ये आता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 के अंडर। देखो लीव ट्रैवल कंसेशन क्या होता है, समझेंगे इसको। अब इन्होंने बोला द एम्प्लॉई इज एंटाइटल्ड टू एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 इन रिस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रैवल कंसेशन, या फिर ट्रैवल असिस्टेंस मिलता है, एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है एम्प्लॉयर को फ्रॉम हिम फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, ठीक है, इन कनेक्शन विद हिज प्रोसीडिंग ऑन लीव टू एनी प्लेस इन इंडिया
टू एनी प्लेस इन इंडिया आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस और आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस। तो ये लीव ट्रैवल कंसेशन एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं। मान लो एम्प्लॉई जा रहा है इंडिया के बाहर, आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, चाहे वो अपनी सर्विस के दौरान जा रहा हो, चाहे वो अपनी सर्विस आफ्टर रिटायरमेंट या टर्मिनेशन के बाद जा रहा हो, तो उसमें उसे कुछ कंसेशन मिलता है, कुछ एक कह सकते हैं कि अमाउंट मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन। तो इस पे भी असेसी को कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 10 सबसेक्शन 6, रेम्यूनरेशन और सैलरी रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब कि वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, वो इंडिया का नागरिक नहीं है, यानी कि वो नॉन रेजिडेंट है और उसको सैलरी मिल रही है, कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है। तो अब इन्होंने बोला अगर कोई इंडिविजुअल का केस है जो इंडिया का सिटीजन नहीं है तो उसकी भी इनकम को एग्जेम्प्ट माना जाएगा, उसकी इनकम पर टैक्स पे करने की ज़रूरत उसको नहीं पड़ेगी। इसमें बोला रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय डिप्लोमैट्स, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय अ फॉरेन नेशनल एज एम्प्लॉई ऑफ ए फॉरेन एंटरप्राइज, या फिर नॉन रेजिडेंट एम्प्लॉयड ऑन अ फॉरेन शिप, और रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉई ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट ड्यूरिंग हिज ट्रेनिंग इन इंडिया। चारों का मतलब क्या, ठीक है, समझेंगे। इन्होंने बोला कि एक तरीके से इनकम मिल रही है, एक तरीके से सैलरी मिल रही है, ठीक है। मान लो मैं किसी और कंट्री में जाती हूँ और मुझे वहाँ पे कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है एज अ फॉरेन नेशनल एज एम्प्लॉय मिल रहा हो। जैसे हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में एम्बेसीज़ होती हैं, तो हम जानते हैं कि वहाँ पे हमारे लोग जाते हैं एम्बेसीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ बनी होती हैं, हमारे देश की बाहर बनी होती हैं। तो वो इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं। ऐसे ही बाहर के लोग भी हमारे यहाँ रहते हैं, आके एम्बेसीज़ होती हैं उनकी, तो उनको जो मिलती है ना उसको एग्जेम्पशन मिल जाती है, मतलब उस पर उनको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपनी कंट्री में टैक्स पे करेंगे। नेक्स्ट आता है, एक सेकेंड, ओके, perquisites and allowances paid by government to its employees serving outside India। तो अब हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिनको हम बोलते हैं, वो अगर जैसे मैंने अभी एम्बेसीज वाला एग्जांपल दिया, तो हमारे लोग जाके बाहर गवर्नमेंट की ही सर्विसेज कर रहे हैं, एम्बेसीज में बोल सकते हैं, या फिर ये फॉरेन शिप्स जो हमारे जाते हैं, नेवी में जो होते हैं पर्सन्स, राइट। तो इनको सरकार परक्विजिट्स देती है, अलाउंसेस देती है, मतलब कि एडिशनल बेनिफिट्स देती है। इन कैश भी हो सकता है और इन काइंड भी हो सकता है। अब इन्होंने क्या बोला कि एनी अलाउंसेस और परक्विजिट पेड और अलाउड और सच एज आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया आर एग्जेम्प्ट। तो सरकार उन्हें जो भी परक्विजिट, जो भी अलाउंस देती है वो एग्जेम्प्टेड होता है। अगर आप एक इंडिया के नागरिक हैं और आप बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए इस केस में, मतलब कि आप सरकारी नौकर होने चाहिए, सरकारी एम्प्लॉय होने चाहिए, तब आपको ये मिलेगी एग्जेम्पशन। तो फॉलोइंग कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे इन्होंने बोला कि वो इनकम, वो ऐसी इनकम होनी चाहिए जो सैलरी हेड में आए। ये हमें पता है परक्विजिट और अलाउंस जो है वो सैलरी के अंडर ही गिना जाता है, एडिशनल बेनिफिट बोलते हैं। और द पेयर शुड बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पेयर जो है मतलब जो ये परक्विजिट अलाउंस देगी वो गवर्नमेंट देगी, इंडिया की गवर्नमेंट देगी ऑब्वियसली। द रेसिपेंट शुड बी एन इंडियन सिटीजन। ऑब्वियसली जिसको वो मिल रहा है वो इंडियन सिटीजन ही होगा, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में, डजेंट मैटर। बट हाँ, अगर वो सरकार का काम के लिए बाहर गया हुआ है तो सरकार की तरफ से उसे मिलेगा। द सर्विस शुड बी रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। और ऑब्वियसली ये वाली एग्जाम्पशन उन्हीं को ही मिलेगी जो इंडिया के बाहर वर्क कर रहे हैं। While salary of Indian citizen in above case shall be deemed to accrue or arise in India, but all allowances or perquisite paid outside India by the government। हम जानते हैं कि जो सैलरी सरकार देती है वो इंडिया में ही मिलती है, बट जो ये परक्विजिट और अलाउंस है ये आउटसाइड इंडिया ही मिलेगी, क्योंकि बेनिफिट तो बाहर ही दे पाओगे ना। जैसे बेनिफिट का मतलब क्या, ये जो सारी आपकी अलाउंसेज होती हैं, परक्विजिट्स होती हैं, परक्विजिट्स में आपकी ये जैसे कार सर्विसेज हो गई,
हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ये सारा तो बाहर ही है बेनिफिट्स, ये इंडिया में कैसे दे सकते, क्योंकि एम्प्लॉय तो बाहर रह रहा है तो ये फ़ायदे भी बाहर ही मिलेंगे उसे। लेकिन जो सैलरी है वो इंडिया की मानी जाएगी, क्योंकि वो तो अकाउंट में जाएगी, राइट। तो ये एग्जेम्प्ट मिलता है, मतलब कि इस पे टैक्स पे करने की उनको ज़रूरत नहीं है परक्विजिट और अलाउंसेस पे। उसके बाद आता है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 के अंतर्गत आता है ये ग्रेचुटी। ग्रेचुटी एक पेमेंट होती है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को करता है, क्योंकि उस एम्प्लॉय ने सालों से उसका काम किया, यू नो, एप्रिसिएशन ऑफ द पास्ट सर्विस रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉय। ग्रेचुटी आप जो है वो एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पे भी मिल सकती है, या फिर अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके जो लीगल नॉमिनी होता है या लीगल हेयर, यानी कि उसके किसी फैमिली मेम्बर जो बोल सकते हैं, उनको दी जाती है। तो ग्रेचुटी जो एम्प्लॉय रिसीव करता है अपनी रिटायरमेंट पे, वो सैलरी हेड के अंडर टैक्सेबल होती है, यानी कि उस ग्रेचुटी पे टैक्स पे करना होता है। और अगर ग्रेचुटी, मान लो वो पर्सन मर गया और वो ग्रेचुटी की जो अमाउंट है वो उसके किसी नॉमिनी को मिली या उसकी किसी फैमिली मेम्बर को मिलती है, तो वो उस फैमिली मेम्बर, मान लो कि उसके बेटे को मिली या उसकी वाइफ को मिली, तो उसकी जो वाइफ की इनकम टैक्स होगा तो उसके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाले हेड के अंतर्गत उसको काउंट किया जाएगा। हमारे ना इनकम के 5 हेड होते हैं। पहला सैलरी हेड होता है, दूसरा हेड होता है हमारा पीजीबीपी, यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, दूसरा हेड होता है। तीसरा होता है हाउस प्रॉपर्टी वाला, और कह सकते हैं चौथा हमारा कैपिटल गेन्स वाला होता है, और पांचवा होता है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की कैटेगरी में अगर मतलब कि उसके किसी मेंबर को मिलता है तो उस मेंबर के, क्योंकि उसके लिए वो सैलरी थोड़ी है, उसके लिए तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया ना, तो लेकिन अगर ग्रेचुटी मतलब वो बंदा जिंदा है और उसको फिर मिल रही है रिटायरमेंट पे, तो उसकी सैलरी हेड में वो टैक्सेबल होगी, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ग्रेचुटी जो है ना वो कुछ लिमिट तक एग्जेम्प्ट होती है, कुछ लिमिट तक एग्जेम्प्ट होती है। और इन्होंने बोला इन केस ऑफ ग्रेचुटी इज रिसीव्ड बाय एम्प्लॉइज, सैलरी वुड इंक्लूड ओनली दैट द पार्ट ऑफ ग्रेचुटी विच इज़ नॉट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन। तो इसको थोड़ा सा और डीपली पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मैंने टेबल भी ली है इसकी। देखो इन्होंने क्या बोला कि अगर ग्रेचुटी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या लोकल एम्प्लॉय को मिल रही है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। थोड़ा सा ऐसे हो गया, पर इसका ना इसमें जो लिखा है वो ये लिखा है फुल्ली एग्जेम्प्ट, मतलब कि सरकारी एम्प्लॉय को जो मिलती है ग्रेचुटी की अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो उस पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कुछ भी टैक्स नहीं देना, मतलब उनके लिए टैक्स फ्री होती है पूरी। लेकिन अगर मैं बात करूं ऐसे एम्प्लॉयज़ जो ग्रेचुटी एक्ट के अंतर्गत कवर्ड है, ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। तो अब दो टाइप के और एम्प्लॉय आते हैं। पहला ऐसे एम्प्लॉय जो ग्रेचुटी एक्ट के अंडर कवर हो रहे हैं, और एक ऐसा जो ग्रेचुटी एक्ट के अंडर कवर नहीं हो रहे हैं, यानी कि एनी अदर एम्प्लॉय। तो दोनों के केस में अलग अलग बातें हैं, वो जो हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रेचुटी एक्ट के अंडर जो बंदे आते हैं, तो इन्होंने बोला कि मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 3 लिमिट्स, कि ऐसा एम्प्लॉई जो ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर होता है उसके लिए क्या एग्जेम्पशन है। उसके लिए इन 3 चीज़ों की एग्जेम्पशन है। 3 चीज़ें मतलब कि जितनी उसको एक्चुअल ग्रेचुटी मिली, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं मान के चल रही हूँ उसको ग्रेचुटी मिली 10 लाख की एक्चुअल में। सेकेंड मैं मान के चल रही हूँ 15 डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर और पार्ट देयर ऑफ एक्सीडिंग 6 मंथ्स, 7 डेज सैलरी फॉर ईच सीजन इन केस ऑफ एम्प्लॉय इन सीजनेबल एस्टैब्लिशमेंट। तो अब ऐसा भी कंडीशन है कि 15 डेज मतलब मान लो 1 साल कंप्लीट हुआ तो 15 दिन की जितनी भी सैलरी बनी, ऐसे ही जितने साल उसने नौकरी करी, मान लो उसने 20 साल नौकरी करी तो 20 साल में जितनी उसकी हर साल की 15 दिन की जो इनकम होगी वो इंक्लूड की जाएगी, प्लस की जाएगी। तो मान लो वो प्लस करके बनी 5 लाख फॉर एग्जांपल। और तीसरा है 20 लाख। तो अब ये 3 में से जो सबसे कम होगा, जैसे सबसे कम अमाउंट है बीच वाली 5 लाख, तो इसकी एग्जेम्पशन मिल जाएगी। मतलब कि 5 लाख पे टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी जो उसको एक्चुअल में मिली, जैसे उसको एक्चुअल में मिली 10 लाख, तो 10 लाख में से 5 लाख पे उसको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी के 5 लाख पे उसको टैक्स पे करना
पड़ेगा। तो ऐसा था ये। ऑल राइट। सैलरी का मतलब यहाँ पे क्या है? सैलरी का मतलब बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस है। डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। जैसे महंगाई हर साल बढ़ती है ना, तो सरकार अलाउंस देती है, वो होता है डीए। और उसके बाद ये सब लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखो इन्होंने एक बात और भी बोली है कि यहाँ पे जब आप नंबर ऑफ डेज लोगे एक मंथ में तो 26 काउंट करना है, ये भी ध्यान रखना है। चलो, और अगर मैं बात कर रही हूँ कि ऐसा एम्प्लॉई जो ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर नहीं होता है, ठीक है, अगर मैं ऐसा बात करूं तो क्या, उस केस में क्या? तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि इसमें भी 3 लिमिट बताई इन्होंने। 3 लिमिट क्या, वही यहाँ से देखेंगे। 3 लिमिट क्या? एक्चुअल ग्रेच्युटी जो उसे मिली वो, हाफ मंथ्स एवरेज सैलरी ऑफ ईच कंप्लीटेड ईयर। मतलब एवरेज सैलरी का मतलब क्या? साल में हमें पता है 12 महीने होते हैं। मान लो हर साल उसे 1 लाख सैलरी मिल रही है, लेट सपोज, तो मान लो उसकी पूरे साल की इनकम होगी 12 लाख। तो 12 लाख का एवरेज क्या? 12 लाख को 12 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो हमारा कितना आ गया? 1 लाख। हाफ मंथ यानी कि 50,000। तो 50,000 हर साल, जैसे उसने मान लो 20 साल वर्क किया, तो 50,000 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, वो अमाउंट बन जाएगी उसकी। ऐसी तीसरी पॉइंट है तो 20 लाख की, तो इसमें से जो भी कम होगा उस पर उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। आई होप बिल्कुल क्लियर है। आज के लिए मैंने इतना ही कवर किया है, क्योंकि बहुत बहुत सारी एग्जाम्शन हैं, तो आज मैंने बहुत ज़्यादा जो मेन एग्जाम्शन थी जो आपको याद रखनी है वो वाली ली। और चलिए फिर, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।